Hi guys, this is हरीश लॉमस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कॉन्सेप्ट। और आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और आज की हमारी टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम आगे पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, कुछ अपना एक बेस बना लेते हैं जिससे हमें आगे आसानी हो समझने में। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया आती है ट्रेड करने के लिए, और वह जगह जगह फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं। फिर आगे आने वाले समय में वो कई वॉर्स लड़ते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें कंपनी को दीवानी राइट्स मिलती है। दीवानी राइट्स यानी कंपनी अब रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और इन वॉर्स में जीतने के बाद ये भी वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अब आसानी से आराम से इंडिया में रूल कर सकते हैं। और रूल करने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस लाए, एक्ट्स और रेगुलेशंस लाए। ठीक है। और क्योंकि इस टाइम पे कंपनी का रूल था, और इस टाइम पे जो भी एक्ट्स आएंगे उन्हें हम बोलेंगे एक्ट्स अंडर कंपनी रूल। फिर बीच में कुछ सालों के बाद, एक मिनट, एक पेज ऐड कर लेते हैं। उसके बाद एक कुछ सालों के बाद रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर ब्रिटिश में बैठ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो डिसाइड करती है कि अब इंडिया में कंपनी रूल नहीं होगा। फिर क्या होगा? क्राउन रूल होगा। क्राउन रूल मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश में किंग या फिर क्वीन हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। तो अब उनके अंडर जो भी एक्ट्स आएंगे ना, उन्हें हम बोलेंगे एक्ट्स अंडर क्राउन रूल। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है। वो सारे एक्ट्स जो कंपनी के रूल के टाइम आई, उन्हें हम बोलेंगे एक्ट्स अंडर कंपनी रूल। वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है रेगुलेटिंग एक्ट और एक है चार्टर एक्ट। फिर 1858 से 1947 में क्राउन रूल आया। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ये वाली पार्ट। इस वीडियो में हम कंपनी रूल को कंप्लीट करेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो कंपनी रूल शुरू होता है 1773 से 1853। इन्हें भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कुछ है रेगुलेटिंग एक्ट और कुछ है चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और चार्टर एक्ट जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इन्हें याद करने का एक आसान तरीका ये है कि जो एक्ट्स हैं वो या तो 10 साल के आसपास आए हुए हैं या फिर 20 साल के इंटरवल में आए हुए हैं। ठीक है। और 1800 के बाद ही हम चार्टर एक्ट देखेंगे, 1800 के बाद। और 1800 से पहले हम रेगुलेशन एक्ट देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहला एक्ट, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये अपना पहला एक्ट है, ये कंपनी का पहला एक्ट है।
उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था जिसे हम गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद उसे बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन बनता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वॉरेन हास्टिंग आंसर है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे ना, वो सबऑर्डिनेट थे बंगाल के, यानी जो बंगाल का गवर्नर ऑर्डर दे देता था वो फाइनल होता था, ठीक है। और ये उनके नीचे थे, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स ये बंगाल के नीचे थे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे, तो अब रूल करना है तो अकेले तो गवर्नर जनरल कर नहीं सकता है, तो उसे असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स वो हैं जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे, ठीक है। ये एक गवर्नर जनरल है और 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसी एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश होता है 1774 में कलकत्ता में, ठीक है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे। जो पहला चीफ जस्टिस है ना, पहला चीफ जस्टिस एलिजा इम्फे थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, उस टाइम पे काफ़ी करप्शन हो रही थी कंपनी में, तो जो सर्वेंट्स थे कंपनी के उनको ब्राइब लेने से मना किया गया और गिफ्ट्स नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड, कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हम आगे देखते हैं 1780s में ना 3 एक्ट आई थी। उसमें से पहला है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इस टाइम पे गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग ही हैं। तो यहाँ देखिए, गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी ये इम्यून है, इन पे कोई केस नहीं होगा। और गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल वही लॉज रेगुलेशंस बनाएंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल ही रेगुलेशंस बनाएंगे। प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस होती थी, वहाँ पे जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते होंगे तो उनके लिए, ठीक है। और जो भी मैटर्स है रिलेटेड टू रेवेन्यू वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ठीक है। पैसा का कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। वहाँ पे जाके आप ये केस नहीं लड़ सकते कि ये इतना पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, लूटा जा रहा था इंडिया को, काफ़ी पैसा इंडिया से बाहर गया, तो आप केस नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ये एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट्स थे वो कौन से लॉ अप्लाई करते थे केस लड़ते समय? हिंदू और मोहम्मडन लॉ, ठीक है। तो ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 हमने कवर कर लिया। अब आगे जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब 1780s में का ये दूसरा एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग है। ये इस टाइम पे कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स थे ना, उन्हें अलग किया गया। कमर्शियल अफेयर्स यानी ट्रेड, जो वो ट्रेड करते थे। कंपनी बहुत कुछ कर रही थी, तो अकेले कंपनी पे बहुत लोड आ रहा था, इसलिए इसके कमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल फंक्शंस में वो सब कुछ आ जाता है जैसे कि किसी टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं ये, है ना, तो इस तरह से। और सिस्टम तो इन्होंने फिर इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे हम देखेंगे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट,
डबल गवर्नमेंट का मतलब है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हो गया, तो दोनों को मैनेज करने के लिए दो बॉडी भी तो चाहिए। तो इसलिए इस्टेब्लिश होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, तो इसे ही हमने डबल गवर्नमेंट बोला है। और ये फर्स्ट टाइम है कि जो कंपनी की टेरिटरीज़ हैं, है ना, वो इधर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लिया हो, है ना, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उनको फर्स्ट टाइम कंपनी के टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला जा रहा है बस। और उस टाइम पे, इससे पहले कंपनी खुद में ही डिसाइड करती थी कि उन्हें क्या करना है। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन इस एक्ट के बाद, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो उनका पूरी तरह, वो बहुत हद तक कंट्रोल किए कंपनी को, कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको हमारे साथ भी सलाह मशवरा करना होगा कि आप क्या कर रहे हैं इंडिया में, ऐसे ही कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से हमने पिट्स इंडिया एक्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं, एक्ट ऑफ 1786 देखते हैं। ये 1780s का थर्ड एक्ट है। इस टाइम पे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गवर्नर जनरल से पहले दो डिमांड रखे थे, वो दोनों डिमांड को पूरा किया गया। जैसे ये गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बने। और दूसरा ये डिमांड था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को वो ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डिसीजन है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये ओवरराइड कर सकते हैं उस डिसीजन को। तो इन दोनों डिमांड को पूरा किया गया। तो अब यहाँ देख रहे हैं एक चीज़ कि काउंसिल में अगर गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ बन जा रहा है तो काउंसिल में ऑटोमेटिक कमांडर इन चीफ आ रहा है, ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिकली कमांडर इन चीफ काउंसिल में शामिल हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे ये हट जाता है। अब 1800 आने से पहले का ये लास्ट एक्ट है, एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, इस टाइम पे गवर्नर जनरल है जॉन शोर। तो क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि गवर्नर जनरल के पास ओवर राइडिंग पावर आ चुकी है, तब आगे के जो गवर्नर जनरल होंगे वो भी चाहेंगे कि उनके पास भी ये पावर हो, तो इसीलिए ओवर राइडिंग पावर फ्यूचर गवर्नर जनरल को भी दे दी जाती है। बस एक चीज़ है, जो पहले कमांडर इन चीफ जो ऑटोमेटिक काउंसिल में दिख रहा है हमें, वो अब नहीं होगा। कमांडर इन चीफ काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, ये एक्ट ऑफ 1793 में बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का जो मोनोपोली है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है फॉर अनदर 20 ईयर्स। ठीक है, 1793 में फॉर अनदर 20 ईयर्स कंपनी का मोनोपोली को एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को पेमेंट करना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कौन थे? जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे। इनको जो पेमेंट करना होगा वो इंडियन रेवेन्यू से ही जाएगा, है ना। तो अच्छे तरह से ये लूट रहे थे। फिर इसी तरह से हम एक्ट ऑफ 1793 भी कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये 1800 का फर्स्ट एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 20 साल हो चुका है, इससे पहले वाला जो एक्ट आया था वो 20 साल पहले आया था। उसमें कंपनी को मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया था 20 साल के लिए। अब क्योंकि 20 साल ख़त्म हो चुका है तो अब उसका मोनोपोली जो है इसको अब ख़त्म किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया जाएगा। इस टाइम पे गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को ख़त्म किया जा रहा है तो बाकी अब जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना प्रॉफिट करके दिया है, ठीक है, तो इसीलिए उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं कि जैसे चलो ठीक है, कंपनी
अब भी तुम्हारा जो मोनोपोली है वो रहेगा विथ चाइना। चाइना के साथ जो तुम ट्रेड कर रहे हो उसमें भी अभी भी तुम्हारा मोनोपोली रहेगा, और जो तुम ट्रेड में मोनोपोली कर रहे हो उसमें भी अब तक तुम्हारा मोनोपोली रहेगा, जो तुम टी में ट्रेड कर रहे हो। ये सब बातें हो रही है एक्ट ऑफ 1813 में। और अब लोकल गवर्नमेंट के लिए भी खुशखबरी है कि वो भी अब टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, और डिफ़ॉल्टर्स को पनिश भी कर सकते हैं। अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उसे पनिश भी कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए चांदी चांदी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी थोड़ा बहुत रियायत है कि वो उनका ट्रेड मोनोपोली विद चाइना रहेगा और ट्रेड मोनोपोली विद टी भी रहेगा, है ना। इसमें और एक चीज़ है, कंपनी रूल, इसको भी एक्सटेंड किया गया फॉर अनदर 20 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि ऐसा था कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रही थी कि अब वो क्राउन रूल हो, लेकिन नहीं, अभी भी कंपनी रूल ही करेगी। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि किस एक्ट में कंपनी रूल को एक्सटेंड किया गया और किस एक्ट में ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया है। तो हमें आंसर पता है। अगर ट्रेड मोनोपोली की बात बोलेगा तो हमें बताना 1793 में बढ़ा इस एक्ट के अंडर ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया है फॉर अनदर 20 ईयर्स। और अगर कंपनी रूल की बात बोलेगा तो हमें पता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ किया गया है इंडिया में आने, ये भी आए हैं धर्म प्रचार करने के लिए। ठीक है, और कंपनी को ये बोला गया कि 1 लाख रुपया स्पेंड करना होगा इंडियन एजुकेशन में भी। ठीक है, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, चलो अब 1 लाख रुपया हर साल इंडियन एजुकेशन में भी स्पेंड करो। इसके बाद 20 साल के बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है ना। इससे पहले क्या था कि इनका मोनोपोली था, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, है ना। अब वो ट्रेड जो उनका मोनोपोली था वो ख़त्म हो गया, है ना। जो चाइना के साथ जो ट्रेड मोनोपोली था वो अब ख़त्म हो गया और टी में भी ख़त्म हो गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कंपनी अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है, यानी अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही। ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस उनका ले लिया गया कि अब वो ट्रेड नहीं करेगी। उस टाइम पे गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, है ना। इस एक्ट में हम देखेंगे कि विलियम बेंटिक के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है, और ये फाइनल स्टेप्स है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल है उसके पास सब सारी पावर्स उसी के पास है। फिर हम देखते हैं जो उस टाइम तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो हमें बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। हम देखेंगे कैसे ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, यानी पावर किसी एक के पास जा रहा है, टॉप अथॉरिटी के पास। तो हम देख रहे हैं सिविल और मिलिट्री पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ चुका है, और जो बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जो लेजिस्लेटिव पावर था वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। इसका मतलब बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर जनरल के पास अब कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। और अब जो भी लॉ बनेंगे इंडिया में उन्हें हम एक्ट्स बोलेंगे बस। और इसी एक्ट में 1833 के एक्ट में, हाँ, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल हुआ करता था उसमें एक नया मेंबर को ऐड करेंगे, वो होगा लॉ मेंबर, जिसको लॉ अच्छे से आता है, जिसने लॉ की पढ़ाई की हुई है, उसे भी अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया जाएगा। तो पहला लॉ मेंबर कौन था, लॉर्ड मैकाउले। इसी के चेयरमैनशिप में पहला लॉ कमीशन भी बनता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 9th पॉइंट, कि
इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में प्रपोज किया गया था कि ओपन कंपटीशन होगा फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कराया जाएगा, मेरिट बेसिस पे सिविल सर्वेंट्स को चुना जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका अपोज किया, जिससे कि ये चीज़ उस टाइम नहीं हो पाई। ये फिर ये आती है, ये चीज़ होगा आगे जाके। आगे अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट है इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इससे पहले जो ओपन कंपटीशन होना था फॉर सिविल सर्विसेज को, जिसको प्रपोज किया गया था, वो अब जाके इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस हो रहा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड डलहौसी। हम यहाँ देखेंगे इस टाइम पे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी। ठीक है, एक ऐसा ही चीज़ हमने देखा था, कुछ तो सेपरेट हो रहा था और किसी एक्ट में हो रहा था, है ना। हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यहाँ पे कुछ सेपरेट हो रहा था, है ना। पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स, है ना। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी, इन दोनों को अलग किया जा रहा था। यहाँ हम देखेंगे या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी अब इंडियन मेंबर्स भी होंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, हालांकि उनके पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं होगी, फिर भी रिप्रेजेंटेशन तो होगा। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो स्ट्रेंथ है उसे कम की जाएगी। ठीक है, और इससे पहले जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1833 में, तो अब 1853 में सेकंड लॉ कमीशन बनेगा, जो एग्जामिन करेगी रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन को। ठीक है, तो इसी तरह से हमने सारे एक्ट को पढ़ लिया है जो भी कंपनी रूल के अंडर था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।